तो चलो, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेनिंग। और आज आइंस्टाइन थ्योरी से एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे अमेरिकन का ऑब्जर्वेशन को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, बिफोर आई एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टाइन, it's very important that you get to understand what is particle nature of light. हम सब कह तो देते हैं पार्टिकल नेचर, लेकिन होता क्या है वो पार्टिकल नेचर। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट पार्टिकल नेचर इज। तो पार्टिकल नेचर कहता है, पार्टिकल नेचर कहता क्या, मतलब पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन लाइट ट्रेवल्स इन डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। मतलब देखो, ऐसा लाइट जा रहा है, मान लो इस डायरेक्शन पे लाइट जा रहा है, तो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग लाइट मूव्स इन द मीडियम, या फिर लाइट्स ट्रैवल विथ डिस्क्रीट सेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स इन इट। मतलब ऐसा बहुत सारे पैकेट, डिस्क्रीट पैकेट्स बनते हैं एनर्जी का, और जिनमें कुछ कुछ एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ एनर्जी स्टोर होता है, फोटोन। ओके, इसको कहते हैं फोटोन, हर एक को क्या कहते हैं, फोटोन। सो व्हाट डज पार्टिकल नेचर सेज? पार्टिकल नेचर सेज दैट लाइट मूव्स इन अ मीडियम विथ डिस्क्रीट सेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट सेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट सेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रीट सेट तो है, डिस्क्रीट मतलब क्या, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इन दोनों लिंक्ड नहीं है, बस ये अलग है, ये अलग है। अब डिस्क्रीट इन द सेंस, ये डिस्क्रीट इन द सेंस ये हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एनर्जी ऑफ ऑल फोटोन इज सेम। मतलब एक लाइट में सेम, अच्छा स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज सेम फॉर अ रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए हर एक फोटोन में सेम एनर्जी रहेगा, और एनर्जी का वैल्यू होगा h इंटू म्यू। देखो तो क्या है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए, मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी म्यू यूज़ किया, ठीक है, म्यू या फिर एफ कुछ भी समझो, या म्यू यूज़ किया, अब से मैं म्यू लिखूंगा, ठीक है, म्यू यूज़ किया, तो उस म्यू के लिए, उस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए हर एक फोटोन में सेम एनर्जी रहेगा, और वो एनर्जी का वैल्यू होगा h इंटू म्यू। ये है एनर्जी, ओके, ई, ओके, एनर्जी होगा h इंटू म्यू। तो ये था उनका लॉ, ये था पार्टिकल नेचर क्या कहता है। तो अब देखते हैं थोड़ा इन डेप्थ कि पार्टिकल नेचर कैसे एक्सप्लेन कर सकते, कैसे, पहले देखते पार्टिकल नेचर कैसे डिफरेंस करता है वेव नेचर से। वेव में बोलते हैं कि एक लाइट में एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या कहते हैं, एक वेव में, एक कोई वेव है तो इसमें एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्रू आउट द वेव एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन पार्टिकल नेचर वैसा नहीं कहता है, पार्टिकल नेचर कहता है कि हाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक सेट में है। मतलब अगर लेना है तो पूरा लो, नहीं तो 2 लो, नहीं तो 3 लो, नहीं तो 4 लो, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल पे लो। ऐसा नहीं हो सकता मैंने 1.5 फोटोन यूज़ किया, मतलब एक लाइट आया, उसने वो हमेशा n इंटू एच म्यू के टर्म्स में एनर्जी देगा, ऐसा नहीं कि कुछ फ्रैक्शनल एनर्जी देकर चला गया। लाइट का जो एनर्जी हो तो मल्टीप्लाई करोगे तो दिख जाएगा कि वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही देने वाला है एनर्जी। तो क्या हो रहा है, सो फिर से बताते हैं कि क्या हुआ डिफरेंस, ठीक है, अभी समझ में आएगा और अच्छा से। वेव थियरी कहता है कि एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा सरफेस में, मतलब तुम आधा लो, ज़्यादा लो, जितना मर्जी तुम एनर्जी ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पार्टिकल नेचर कहता है नहीं, अगर लेना है तो एच म्यू के मल्टीपल में एनर्जी लो, नहीं तो नहीं मिलेगा एनर्जी। एच म्यू के इंटीग्रल मल्टीपल पे ही एनर्जी लो, उसका कोई फ्रैक्शनल मल्टीपल पे, नेगेटिव मल्टीपल पे नहीं अलाउड है, कोई ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। तो ये है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में डिफरेंस, ओके। तो इसमें अगर वो इंटेंसिटी वाला चीज़ समझाए तो उसको आसानी से समझा सकते हैं कि वेव नेचर क्या कहता है कि अगर इंटेंसिटी को मैंने बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ता है,
है ना, ये तो देखा भी गया है। अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ा रहा है, तो पार्टिकल नेचर आके ये तो झूठा नहीं कह सकता ना, लेकिन कुछ और मॉडिफाई करके कह सकता है। क्या कहता है देखते हैं। वेव नेचर कहता है कि एनर्जी यूनिफॉर्म है। अगर एनर्जी यूनिफॉर्म है तो इंटेंसिटी बढ़ाया तो यूनिफॉर्मली एनर्जी थ्रू आउट दी सरफेस बढ़ गया। चलो मैं दो अलग अलग सिस्टम बनाता हूँ। एक है वेव नेचर में, ठीक है, वेव नेचर का ग्राफ, ठीक है, ऐसा करके लाइट मान लो यहाँ सोर्स से निकल रहा है, और ये है पार्टिकल नेचर का कर्व, ये है पार्टिकल नेचर का कर्व। ओके, पार्टिकल नेचर का कर्व ऐसा करके निकल रहा है डिस्क्रीट सेट्स ऑफ फोटोन में। तो वेव नेचर कहता है अगर तुमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ेगा, और वेव नेचर क्या कहता है कि एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मेन चीज, एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं हम लोग। तो अगर एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या होना चाहिए। अगर इंटेंसिटी बढ़ा है तो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एरिया एनर्जी बढ़ जाएगा, थ्रू आउट द एरिया, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये क्या कहता है, एनर्जी इज इन डिस्क्रीट पैकेट्स। एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है। वो क्या कहता है, एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट पैकेट्स में है। तो इंटेंसिटी को कैसे समझाए, देखो, व्हेन यू इंक्रीज एनर्जी, सॉरी व्हेन यू इंक्रीज इंटेंसिटी, एनर्जी तो बढ़ रहा है लेकिन कैसे बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस। ठीक है, ये वाला चीज समझो, इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी, कैमरा का प्रॉब्लम, सॉरी गाइस, इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएगा। अगर नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ गया तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ गया, क्योंकि एक एनर्जी, एक में कितना है एनर्जी, एच म्यू। तो अगर 5 आ रहा था तो 5 एच म्यू आ रहा था, अब इंटेंसिटी बढ़ा दे तो 10 तो आ जाएगा, 10 तो फोटोन आएगा, तो एनर्जी तब 10 एच म्यू हो जाएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। और इधर क्या था, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो सिंपली एनर्जी यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, एनर्जी यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। इसलिए यही इसकी क्या चलते हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना। क्या, तो ये तो समझ में आ गया। इसके चलते हम लोग फोटो इफेक्ट नहीं समझा पाए। तो ये तो समझ में आ गया कि इंटेंसिटी का बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहा है। बस इतना ही जानना जरूरी था, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ये एक फोटोन में, 1 फोटोन में एच म्यू एनर्जी रहता है। दूसरा पॉइंट, बस पार्टिकल नेचर में ये काफ़ी है आइंस्टाइन लॉ समझाने में। आइंस्टाइन लॉ पे आते हैं। आइंस्टाइन बोले थे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा है ना आपको, वो कोई सिंगल इफेक्ट या बहुत सारा ग्रुप इफेक्ट नहीं है। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको ऐसे डिफाइन कहते हैं, इट्स एन फेनोमेनन, इट्स अ फेनोमेनन ऑफ, ठीक है, समझते अच्छे से। इट्स अ फेनोमेनन, क्या है, एक फेनोमेनन है। इट्स अ फेनोमेनन ऑफ emission of electron when light incidents on metal surface। ठीक है, it's a phenomenon of emission of electron when light incidents on metal surface। डन। इसके बाद असली चीज आता है, This phenomenon includes interaction between only 2 entity या फिर पार्टिकल्स। ये फेनोमेनन में एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टिकल का ही होता है। मतलब ये उनका रिजल्ट था, उनका एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट था कि एक ऐसा फेनोमेनन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसपे इंटरेक्शन होता है सिर्फ 2 पार्टिकल का। ओके, कोई तीसरा कोई चौथा पार्टिकल नहीं, 2 पार्टिकल। कौन सा 2 पार्टिकल, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, क्वांटम एंटेंगलमेंट से भी इसको बताया जाता है कभी कभार कि कैसे फोटोन का प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करता है। तो वो तो अपना सिलेबस सुनिए, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन,
तो क्या कहते हैं, दिस फिनोमेनन इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन ओनली टू एंटिटी या फिर पार्टिकल्स, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। कोई तीसरा चीज नहीं आएगा। तीसरा चीज मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक प्रोटॉन के साथ खेल रहा है, नहीं होगा। और ना ऐसा होगा दो प्रोटॉन आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन, नहीं होने वाला। ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं है। टू इलेक्ट्रॉन प्लस वन प्रोटॉन, टू प्रोटॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन, नॉट पॉसिबल। ओनली क्या, वन इलेक्ट्रॉन प्लस वन प्रोटॉन। दिस इज द ओनली सिनेरियो। बस सारा डाउट क्लियर हो गया, सारा डाउट क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ, देखो कैसे क्लियर हुआ। आइंस्टाइन कहते गए ये मेटल सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है अंदर, बाहर से फोटोन आया, ठीक है, आके क्या करेगा, कोलाइड करेगा, आके इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा। कोलिशन पे क्या होता है, एनर्जी कॉन्जर्व रहता है, ठीक है, एनर्जी कॉन्जर्व्ड, मतलब इस कोलिशन पे एनर्जी कॉन्जर्व्ड है। उनका कहना था कि इसमें इस फिनोमेनन में एनर्जी कॉन्जर्व्ड है, इस फिनोमेनन में एनर्जी कॉन्जर्व्ड है। ओके, मतलब फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को हिट किया, तो इसका एक फोटोन आके, दो तीन नहीं, एक फोटोन आके एक इलेक्ट्रॉन को हिट किया और अपना एनर्जी इसको दे दिया। तो इसके पास कितनी एनर्जी था, मुझे पता है, हम लोगों को h म्यू एनर्जी था। तो यहाँ से इतना प्रूफ हो गया कि अगर इसको निकालना है, क्योंकि दो चीज़ का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसको निकालना है, तो मुझे इसका एनर्जी से मतलब है, इस फोटोन के पास कितना एनर्जी है और फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, h म्यू। अब इंटेंसिटी वाला चीज़ कैसे क्लियर होता है, देखो इंटेंसिटी मतलब क्या था, ज़्यादा प्रोटॉन आ रहा है, ज़्यादा फोटोन आ रहा है, ओके, ज़्यादा फोटोन आ रहा है। ज़्यादा भी अगर आ रहा होगा तो एक को तो एक ही इफेक्ट करेगा, एक को तो दो तीन नहीं इफेक्ट करने वाला, ये वाला किसी और को करेगा इफेक्ट, ये वाला किसी और को करेगा इफेक्ट, ओके ना। तो एक को निकालने के लिए एक ही फोटोन काफ़ी है, काफ़ी नहीं, एक ही फोटोन ही आएगा, दो तीन फोटोन चाह के भी नहीं आ सकता। अगर आ गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला, एक फोटोन आने वाला है इस इलेक्ट्रॉन को हिट करने, तो ए फोटोन के पास एनर्जी कितना होता है, h म्यू, ओके। तो अब डिफाइन कर, अब देखते हैं मिलिकन का जो रिजल्ट था, ऑब्जर्वेशन था, वो कैसे हम लोग समझते हैं। तो मुझे निकालने दो मिलिकन वाला शीट, इसमें बताया था मिलिकन वाला एक्सपेरिमेंट्स। सो मिलिकन का था ये वाला, हाँ मिल गया, मिलिकन ऑब्जर्वेशन, ओके, ऑब्जर्वेशन ऑफ मिलिकन वाला, ओके। तो मिलिकन क्या ऑब्जर्व किया था, देखो इसमें अच्छा से एक बार देख लो। सॉरी, थोड़ा टाइम लगा मेरे को निकालने में शीट, ये वाला मिलिकन का पहला ऑब्जर्वेशन, इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी के साथ आईपी तो बढ़ रहा है, तो ये कैसे डिफाइन हुआ, देखो इंटेंसिटी के साथ आई कैसे बढ़ रहा है। मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है बहुत सारा, एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन इफेक्ट कर सकता, एक से ज्यादा फोटोन इफेक्ट नहीं कर सकता चाह के भी। मान लो इधर 5 इलेक्ट्रॉन था, हाइपोथेटिकल केस जाके हम लोग समझ पाएंगे 5 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है, और इसमें 2 फोटोन था, इनिशियल केस, ओके। केसेस में समझते चलो, ठीक है, भूल जाओ, केसेस में समझते। केसेस, पहला केस इंटेंसिटी लो था, इंटेंसिटी लो मतलब, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले इधर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये है नंबर ऑफ फोटोन कमिंग, और ये है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो मैं अगर एक फिक्स मेटल का बात करूं, तो फिक्स मेटल में ये वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट फिक्स है, ऑब्वियसली फिक्स है, कॉपर ले लिया तो फिक्स है, तो उसमें कुछ है वो मुझे नहीं पता, मैं कुछ हाइपोथेटिकल केस लिया 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने पहला केस नंबर ऑफ फोटोन कमिंग, ये किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। पहला केस पे इंटेंसिटी लो, ठीक है, तो 2 फोटोन आए, तो कितना निकलेगा, 2 फोटोन जाके 2 इलेक्ट्रॉन को हिट किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, और बाकी 8 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। दूसरा केस इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ाया, 5 फोटोन आ रहा, 5 फोटोन आया,
10 इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो 5 फोटोन 5 ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो निकलेगा 5 इलेक्ट्रॉन सिर्फ। तीसरा केस, इंटेंसिटी और बढ़ाया, 8 फोटोन बनाया तो 8 फोटोन बनाया तो इधर आके 8 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, करंट आई क्या होता है Q बाई टी डेल्टा टी। अगर Q इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 चार्जेस फिर 5 चार्जेस फिर 8 चार्जेस, तो ऑब्वियसली आई भी इंक्रीज होगा, तो इसलिए आई भी इंक्रीज हो रहा है। तो पहला चीज़ प्रूव्ड। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट चीज़ था ये वाला, ओके दिख रहा नहीं सही, अभी दिख रहा। नेक्स्ट चीज़ ये वाला कि इंटेंसिटी वाला कि फ्रीक्वेंसी, अच्छा चलो फ्रीक्वेंसी वाला पहले डिफाइन करते हैं तो सारा कुछ ऐसे ही हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी का साथ क्या है लेन देन और इंटेंसिटी क्यों नहीं कर पा रहा है। मतलब ये वाला कि वाई, सबसे वाइटल क्वेश्चन, वाई इफ द फ्रीक्वेंसी is below threshold frequency. Why if the frequency is below threshold frequency, electron do not emits. Electron का emission नहीं हो रहा है. Why if the frequency, if below, sorry not is, why if the frequency is, सही लिखा था. Why if the frequency is below threshold frequency, electron do not emits even if intensity is too high. मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे वाला फ्रीक्वेंसी में मैं लाइट को भेज रहा हूँ और वो उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न अभी तो पता चल गया, बहुत आसान है। ये इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा एक फोटोन, तो इसको कितना एनर्जी मिलेगा ये डिसाइड करेगा इस फोटोन के पास कितना एनर्जी है। इस फोटोन के पास कितना एनर्जी है वो डिसाइड करेगा ये जो लाइट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, क्योंकि एक फोटोन के पास एनर्जी फिक्स्ड है जिसका वैल्यू h म्यू है। ठीक है, वो डिसाइड करेगा ये वाला। अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहा है, थ्रू आउट एनर्जी इंक्रीज हुआ। थ्रू आउट देखो, पहले 2 फोटोन अगर आ रहा था तो 2 h म्यू एनर्जी आ रहा था, फिर 5 फोटोन आ रहा है तो 5 h म्यू एनर्जी आ रहा है, तो एनर्जी इंक्रीज हुआ। लेकिन कैसे इंक्रीज हुआ? एक फोटोन के पास सेम एनर्जी है लेकिन नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गया, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो वो बढ़ेगा, लेकिन जो इंटरेक्ट कर रहा है वो तो उतना ही एनर्जी से करेगा जितना फ्रीक्वेंसी से वो लाइट वेव पास हो रहा है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे को मान लो F0 एनर्जी चाहिए, ठीक है, म्यू नॉट सेम है, म्यू नॉट एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, F0 म्यू नॉट एक ही है, दिखाने का तरीका है बस, ठीक है। म्यू नॉट एनर्जी चाहिए और फोटोन उसको निकालेगा, तो फोटोन का एनर्जी डिसाइड करेगा ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो फोटोन का एनर्जी डिसाइड करेगा फोटोन का एनर्जी कितना है। फोटोन का एनर्जी डिपेंड करता है जो लाइट वेव आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। अब लाइट का फ्रीक्वेंसी मान लो म्यू है तो फोटोन का फ्रीक्वेंसी हो गया h इंटू म्यू, इतना उसका हो गया एक फोटोन का एनर्जी। तो तुम जितना बढ़ा लो, अगर म्यू लेस देन म्यू नॉट है तो कभी नहीं निकालने वाला। हो गया फ्रीक्वेंसी से डिफाइन, बस। तो सारा डाउट क्लियर, तो इसका डाउट वैसे ही क्लियर हो गया। क्या हुआ आंसर? आंसर हुआ एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is a phenomenon in which interaction between two particles happens. So on increasing energy, on increasing intensity, the energy of each packets, that is photons, remains same, which is h times mu naught.
ठीक है. एज फोटो इफेक्ट इज अ phenomenon in which interaction between two particles happens, so on increasing intensity the energy of each packets remains the same, which is h mu naught. h mu naught. h mu, sorry, not mu. Mu. And if mu naught is threshold, mu naught is threshold frequency. If mu naught is threshold frequency, then energy, then if frequency mu is less than mu naught, then no matter how much intensity is there, that is intensity मतलब number of photons, then no matter how much intensity is there, if mu naught is threshold frequency, then if mu is less than mu naught, then no matter how much intensity is there, electron will not come out, वो आएगा ही नहीं. सो हो गया अपना आइंस्टाइन्स थ्योरी. ओके, तो इससे देखो सारा कुछ डिफाइन हो जाए, तुम खुद कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगा. ये वाला चीज़ कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे आई बढ़ रहा है, तो ये तो पता चल गया. ठीक है, ये तो बताई थी. फ्रीक्वेंसी वाला, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंस आता है, इस पर नहीं आता है. सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आता है, करंट पे डिफरेंस नहीं आता है. अच्छा, ये क्यों नहीं आता है? चलो ये वाला देखते हैं. ये है, ये समझने के लिए आइंस्टाइन्स इक्वेशन समझते हैं. ठीक है, तो आइंस्टाइन्स थियरी हुआ, तो आइंस्टाइन जो इक्वेशन दी थे वो भी थोड़ा समझते हैं. आइंस्टाइन्स थियरी हुआ, एक फोटोन में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस मेटल का वर्क फंक्शन W नॉट है, जिस मेटल का वर्क फंक्शन W नॉट है, उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे W नॉट एनर्जी ही चाहिए. तो एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगा? फोटोन से. फोटोन का एनर्जी कितना होता है? h में. तो उनका कहना था, और मान लो वो जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, तो मुझे दिखा कि कुछ एक सर्टेन एनर्जी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट अगर मैं भेज रहा हूँ तो निकल जा रहा है. तो h म्यू नॉट इज इक्वल टू W वर्क फंक्शन W नॉट. ठीक है, अगर जितना एनर्जी प्रोवाइड किया तो इतना हुआ. दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि अगर एक एनर्जी है, इससे मैंने अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भेज दिया तो ये निकल के मूव भी करना स्टार्ट कर देता है विथ सम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, मैक्सिमम ऑब्वियसली. तो W नॉट वहाँ से उन्होंने लिखा था कि h म्यू, अगर मैंने h म्यू एनर्जी प्रोवाइड किया तो वो पहला तो वर्क फंक्शन में जाएगा, और फिर दूसरा पार्ट उसका किस में जाएगा? दूसरा पार्ट उसका जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, उस पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी में. ओके, तो देखना, अब देखो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. कैसे ये काइनेटिक एनर्जी है, हाफ ऑफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू W नॉट h म्यू माइनस W नॉट. इज इट क्लियर? ओके, इज इट क्लियर? ऑब्वियसली. तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट. ये पता चल गया, ये आइंस्टाइन्स थियरी से दिखा हम लोगों को. तो ठीक है, तो हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट. तो ये वाला जो रिजल्ट था अब क्लियर हो गया. देखो कैसे क्लियर हुआ. ये क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल. अच्छा ठीक है, आज फिलहाल देखते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर वाला आइंस्टाइन्स इक्वेशन प्रूफ हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे इससे हम वो सब प्रूफ कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू.